video, I will tell you how I attempted 35 out of 35 in reasoning maximum times. तो अगर आप SBI क्लर्क 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप रीजनिंग सेक्शन में 35 आउट ऑफ 35 अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही बारीकी से समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद लर्न की हैं और यहाँ पर मैं आपको अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप पजल सॉल्व करते हैं तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में और टीचर्स के द्वारा ये तो समझाया जाता है, ये तो पढ़ाया जाता है कि आपको पजल्स को सॉल्व कैसे करना है, बट आपको एक्चुअली में ये नहीं बताया जाता है कि आपको उन पजल्स को कब सॉल्व करना है और कब नहीं सॉल्व करना है। ये चीज़ें आपको खुद समझ में आती है जब आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करते हो अपनी प्रिपरेशन में, आप प्रैक्टिस करते रहते हो। देन एक टाइम के बाद आप 2-3 एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर लिए होते हो तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये चीज़ें तो अब मुझे पता चल रही हैं। इस चक्कर में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं आपको पहले ये सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आपको उन पजल्स को कब अटैम्प्ट करना है और कब नहीं करना है और कैसे करना है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं पूरा सिलेबस एक बार डिस्कस करूंगा, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि हमें कैसे इन चीज़ों को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो रीजनिंग सेक्शन 35 क्वेश्चंस आते हैं 35 नंबर्स के और आपको 20 मिनट्स के टाइम दिए जाते हैं। 20 मिनट में आपको 35 में 35 अटेम्प्ट करने हैं। कैसे करने हैं बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सिलेबस से। तो सबसे पहले आपका पजल्स आता है 15 से 20 नंबर का। 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं 15 to 20 नंबर्स के और ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं रीजनिंग सेक्शन में। देन उसके बाद सिलॉक्स और इनइक्वालिटी 5-5 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं या दोनों कंबाइंड होके 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं। यानी अगर मैं बात करूं आज से 2-3 साल पहले की तो सिलॉक्स 5 नंबर का सेपरेट आता था और इनइक्वालिटी 5 नंबर के अलग से आते थे। बट अभी जो कंपटीशन है वो थोड़ा मॉडरेट हो गया है। तो अभी क्या होता है कि 2-3 क्वेश्चन सिलॉक्स के आ जाते हैं और 2-3 क्वेश्चंस इनइक्वालिटी के आ जाते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा। देन उसके बाद ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन के 3-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आपके 5 नंबर्स के भी आ सकते हैं और 3-4 नंबर्स के भी आ सकते हैं। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी कभी कभार आपको देखने को मिलता है, जो सिर्फ बहुत ज़्यादा मॉडरेट हो जाती हैं उसमें डाटा सफिशिएंसी देखने को मिलता है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आते हैं 5 नंबर्स के आ जाते हैं। कांस्टेंट रहते हैं, वॉवेल्स रहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रहती है और राइट लेफ्ट आपको चेक करके उनके ऑर्डर्स को बताना पड़ता है। देन आपका लास्ट मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पूरे आपके 35 नंबर कवर हो जाते हैं। पजल से आपके 20 नंबर या 15 नंबर आप मान के चलो। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन से आप 5 नंबर मान के चलो 25 हो गए। सिलॉक्स और इनइक्वालिटी से आप 5 नंबर मान के चलो 30 हो गए। देन उसके बाद या तो कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर के आ सकते हैं किसी शिफ्ट्स में, या फिर किसी शिफ्ट्स में डाटा सफिशिएंसी आ सकते हैं, किसी में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ जाते हैं। वो डिपेंड ऑन शिफ्ट्स कि 5 नंबर क्या आते हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। अब मैं बात करूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा पजल्स जो है वो इनका जो वेट है वो काफ़ी हैवी है। तो अब क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब हम पजल्स को पढ़ते हैं, जनरली अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको 3 मंथ्स या 6 मंथ्स हुआ है या आपका एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हो रहा है, तो दिक्कत क्या होती है मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपने पजल्स पर प्रैक्टिस कर लिया। जब आपका रीजनिंग सेक्शन खुलता है तो सबसे पहले आपके पजल्स ही आते हैं और ये 90% चांस होता है कि एग्जामिनेशन सबसे पहले आपको जानबूझ के पजल्स ही दें, क्योंकि उनको भी पता है कि जितने नए बच्चे हैं वो प्रैक्टिस करके आए हैं और यहाँ पर वो पजल्स को सॉल्व कैसे करना है इनको ये तो किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, बट स्टार्टिंग में नहीं अटेम्प्ट करना है ये किसी ने नहीं बताया होगा। ये मैं आज आपको बताऊँगा। तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में आप पजल सॉल्व करने बैठ जाते हो। पजल्स हो सकता है वीक वाला हो, वीक इट मीन्स हफ्ते वाला, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हो सकता है बॉक्स पजल हो सकता है सिटिंग अरेंजमेंट हो, और आप उसमें 3 से 4 मिनट स्टक कर जाते हो। जब कोई भी एस्पिरेंट एग्जामिनेशन में किसी पजल में स्टक करता है ना 3 से 4 मिनट, तो मेरे दोस्त वहाँ से बाहर आना बहुत ही दमखम की बात होती है। क्योंकि जब आप एक पजल में 3-4 मिनट इन्वेस्ट कर चुके हो और आपका पजल नहीं बैठ रहा है तो वहाँ से बाहर आने में ना अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है और उसकी वजह से पूरा पेपर चौपट हो जाता है। क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन में अगर आप किसी भी पजल पर 3 से 4 मिनट स्टक हो गए और आप अपने वहाँ से नहीं निकल पाए अपने आप को, तो आपका पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। तो ध्यान से समझिएगा कि आपको पजल्स पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। पजल्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप पहली बात ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट जाकर खरीद लीजिए। BSc की प्रैक्टिस सेट्स आती है, किरण की प्रैक्टिस सेट्स आती है, अरिहंत की प्रैक्टिस सेट्स आती है। आप जाके मार्केट से खरीद लीजिए और उसमें बहुत सारे पजल्स होते हैं, उसको सॉल्व करिए।
सबसे पहले आप पजल्स के अप्रोच सीख लीजिए। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे टीचर्स आपको पजल्स के अप्रोच बताएंगे, तो पहले आपको वो सीख लेना है। सीखने के बाद आपको कम से कम डेली बेसिस पर 2 से 3 घंटा पजल्स पर इन्वेस्ट करना है। अगर अभी भी आप बिल्कुल बिगनर्स हैं या आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है तो आपको यही करना है। पजल्स पर आप 2 से 3 घंटा इन्वेस्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। पजल्स भी कई टाइप के होते हैं, जैसे सबसे पहला सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि मान लो अगर 8 पर्सन बैठे हैं तो कुछ इनसाइड देखने हैं, कुछ आउटसाइड देखने हैं। ये सबसे टफेस्ट होता है सिटिंग अरेंजमेंट में। अब क्या होता है, अगर कुछ इनसाइड देखना और कुछ आउटसाइड देखना, और अगर आप इसको स्टार्टिंग में ही लगाने बैठ जाओ और आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप स्टक कर सकते हैं। हाँ, अगर सिटिंग अरेंजमेंट में एक ऐसा पजल है जिसमें सारे के सारे इनसाइड देख रहे हैं तो ये इजी है, आप इसको स्टार्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो। या सारे के सारे आउटसाइड देख रहे हैं तो ये आप कर सकते हो। बट कुछ इनसाइड देख रहे हैं, सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड, तो ये थोड़ा टफ पजल होता है, इसको आपको स्टार्ट में नहीं अटेम्प्ट करना है। देन कुछ पजल्स होते हैं जो कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे पर बेस्ड होते हैं, तो इनको आप स्टार्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से। एक पजल होता है बॉक्स पजल। अब बॉक्स पजल में क्या होता है, अगर बॉक्स पजल अनसर्टेन दिया है, यानी आपको उस पजल्स में ये नहीं पता चल रहा है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो वो आपको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करना है। हाँ, अगर आपको ये पता चल रहा है कि बी जो है वो 6th फ्लोर पर बैठा है, देन उसके 2 रैंक नीचे सी बैठा है, सी के जस्ट नीचे ए बैठा है, अगर ऐसा पजल है तो आप स्टार्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो इस पजल से। तो क्या होता है कि यू हैव टू क्लैरिफाई कि आपको रीजनिंग सेक्शन जब आपका ओपन हो रहा है तो आपको कौन से पजल्स अटेम्प्ट करने हैं और कौन से नहीं। और मेरी मानो तो अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो पहले पजल्स मत अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। आप पहले सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इन सब से आराम से 15 नंबर कैरी कर लीजिए। 15 मिनट आप आराम से 7 से 8 मिनट में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। बाकी अगर मैं पढ़ने की बात करूं तो आपको पजल्स पे कम से कम 2 से 3 घंटा इन्वेस्ट करना है। उसके बाद जैसे कि सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, इन ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, इन पे आप 3-3 दिन का टारगेट बना लीजिए। जैसे सिलॉक्स के लिए 3 दिन डिफाइन कर लीजिए और 3 दिन में सिलॉक्स के कम से कम 400-500 क्वेश्चंस लगाइए। पहले आप सिलॉक्स के पूरा अप्रोच पढ़ लीजिए कि सिलॉक्स को कैसे सॉल्व करना है। देन आप सिलॉक्स के क्वेश्चंस गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे या बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स में मिल जाएंगे। 3 दिन सिर्फ सिलॉक्स लगाइए, 3 दिन सिर्फ इनइक्वालिटी लगाइए, 3 दिन सिर्फ ब्लड रिलेशन लगाइए, 3 दिन सिर्फ डायरेक्शन लगाइए। जब इन सब पर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पर अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, देन आप उसके बाद जब ये पजल्स को छोड़ के जब ये बाकी जितने भी हैं 7-8 पॉइंट्स हैं, जब आप इन पर अच्छी प्रैक्टिस कर लें, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको हर दिन लगाएंगे। हर दिन इट मीन्स हर दिन 10 सिलॉक्स पर डे, 10 इनइक्वालिटीज़, 10 ब्लड रिलेशन, 10 डायरेक्शन, और पजल्स पे जो आप 2-3 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं। तो ये होता है एक रीजनिंग को सॉल्व करने का तरीका, ये एक अच्छी अप्रोच है, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि आप कैसे पढ़ सकते हो रीजनिंग सेक्शन को। अब मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग सेक्शन में आप 35 आउट ऑफ 35 लाएंगे कैसे, क्योंकि देखिए होता क्या है कि मैक्सिमम लोग जो मेरी वीडियोज़ देख रहे होंगे उनका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कुछ का नहीं क्लियर होगा। तो ये वीडियो देख के आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। पहले पजल्स की सारी वीडियोस आप देख लीजिए, यूट्यूब पर सीख लीजिए। देन ये सारे चैप्टर्स नोट डाउन करके 3-3 दिन का टारगेट बनाकर किसी भी टीचर को फॉलो कर लीजिए जिनका कम्युनिकेशन स्किल आपको पसंद है, और उसके बाद सबको कंबाइंड रूप से आप सॉल्व कीजिए। तो ये हुआ अप्रोच आपको प्रिपेयर करने के। अब सपोज करें कि आपने प्रिपेयर कर लिया है, सब कुछ आपको आ रहा है, देन फिर भी आप एग्जामिनेशन में 35 आउट ऑफ 35 नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्यों? इसका रीज़न ये है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आप सपोज करिए कि आप लैपटॉप के सामने बैठे हैं और आपने पेन पेपर लिया और आप सॉल्व करने बैठ रहे हैं, ठीक। मैं आपको एकदम बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सॉल्व करने बैठ रहे हैं, ठीक है, अब क्या होता है कि आपका पजल खुल गया। अब आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया, 2-3 घंटा आपने प्रैक्टिस किया, ठीक, बट आपके प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहे हैं और आपने पजल्स खोला और पजल्स जो है वो ईयर बेस्ड आ गया। ईयर बेस्ड कौन सा पजल होता है? जैसे ये बोल दिया जाता है कि प्रेजेंट में 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है और 1980 से आपको कैलकुलेट करना है। एक्स जो है वो 1968 में बॉर्न हुआ था, देन एक्स से 15 साल बाद वाई बॉर्न हुआ था। इस तरह का पजल आपका स्टार्ट में आ गया। अब मेरे दोस्त, अगर आपने इस पजल से स्टार्ट कर दिया और अगर आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है, अगर आपका प्रीलिम्स अभी क्लियर नहीं हुआ है, देन मैं फॉर श्योर हूँ कि बहुत ही मुश्किल है कि ये पजल्स आप 3-4 मिनट में सॉल्व कर पाओ और आगे बढ़ पाओ। और मैक्सिमम चांस ये है कि इस पजल में आप स्टक कर जाओ और आपका पूरा पेपर ख़राब हो जाए। तो आपको 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट करने के लिए ये नहीं करना है कि आपको सब आ रहा है तो हम सब अटेम्प्ट करेंगे। अरे भैया, आपको सब आता है, मुझे भी पता है, मुझे भी सब आता है, बट आपको करना कैसे है इसका तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ।
आपको सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना है मेरे दोस्त, जैसे ही आपका पजल खुला स्किप करो, पढ़ना ही नहीं है। अगर आपका प्रीलिम्स अभी 1-2 बार नहीं क्लियर हुआ है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो पढ़ना ही नहीं, पजल्स मत अटेम्प्ट करो। सबसे पहले जाके सर्च करो कहाँ सिलॉक्स है, कहाँ इनइक्वालिटी है, कहाँ ब्लड रिलेशन है, कहाँ डायरेक्शन, इनको सर्च करो। सिलॉक्स दिखे 2 से 2.5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो। इनइक्वालिटी दिखा 2 से 2.5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दिखा, क्या करना है, राइट लेफ्ट तो करना है, 2 से 3 मिनट में आप 5 नंबर क्लियर कर सकते हो। देन उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पे प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो 3 से 4 मिनट में आप कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हो। कुल मिला के आप 7 to 9 मिनट्स में आप 15 क्वेश्चंस आराम से इन टॉपिक्स से कवर करते हो और आपको यही करना है। सबसे पहले ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं बताया जाएगा और किसी टीचर्स के द्वारा नहीं बताया जाएगा। ये सिर्फ एक वही एस्पिरेंट बता सकता है जिन्होंने खुद इस चीज़ को फेस किया है। और मैं आपको आज बिल्कुल सच्चाई बताना चाहता हूँ और यही रीज़न है कि मैं हमेशा 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट करता था। स्टार्ट जब मैंने किया था, यानी जब मुझे 3 मंथ्स या 6 मंथ्स हुए थे प्रिपरेशन करने, तो मैं स्टार्ट में यही करता था। 7 to 9 मिनट में मैं पहले इन 15 क्वेश्चंस को आराम से क्लियर कर लेता था। अब उसके बाद आपके पास बचा 12 मिनट। 12 मिनट में आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं, पजल्स बनाने हैं। अगर आप 3-4 मिनट भी इन्वेस्ट करोगे तो आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, 8 मिनट आपने इन मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर कर लिया, ठीक है, जल्दी से 15 क्वेश्चंस आपके 8 मिनट में हो गए। देन आपको 4 पजल मान लो बचा हुआ है, 4 पजल्स बचे हुए हैं 20 नंबर के। उसमें भी सबसे पहले जो पजल आपको अटेम्प्ट करना है, आपको वो पजल अटेम्प्ट करना है जिस पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। सपोज करिए कि जैसे मेरी सेटिंग अरेंजमेंट पर पावर थी, चाहे वो इनसाइड बैठे हुए हों चाहे वो आउटसाइड बैठे हुए हैं, मेरी पजल्स पर प्रैक्टिस अच्छी थी सिटिंग अरेंजमेंट पे। तो सिटिंग अरेंजमेंट अगर मेरे सामने आता था तो मैं उनको तुरंत सॉल्व करता था। बट इट डजंट मीन कि आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो सकता है आप बॉक्स पजल अच्छा सॉल्व कर लेते हो सकता है आप मंथ वाले पजल्स अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, तो वो आपके ऊपर है। बट जनरली सबके लिए जो से स्टफ होती है वो सबके लिए होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो 4 पजल आ रहा है, अगर पजल सिर्फ इनसाइड है या सिर्फ आउटसाइड है तो अटेम्प्ट कर लो। अगर इनसाइड और आउटसाइड दोनों है तो पहले मत अटेम्प्ट करिए। उसके बाद आपके वीकेंड वाले पजल आते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ये वाले पजल्स बहुत आसान होते हैं। इनको आप स्टार्टिंग में अगर सोमवार मंगलवार वाले पजल हैं तो तुरंत अटेम्प्ट कर लो, आराम से 2-3 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। क्या होता है कि जब आप 8 मिनट में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, क्यों ये मैं स्ट्रेटजी आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आप फॉलो करके देखना। जब आपकी शुरुआत अच्छी हो जाती है, जब आपकी स्टार्टिंग अच्छी हो जाती है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम 7वें आसमान पर पहुंच जाता है कि मतलब आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। और इस चक्कर में जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है और आपने तैयारी अच्छी से की है, तो आपका 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये मैं आपको शर्त दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ मैं आपको। बट क्या होता है, स्टार्टिंग में ही आपको किसी ने समझाया नहीं, आप गए, आपने पजल सॉल्व किया, पजल सॉल्व करने में आपको 6 से 7 मिनट लग गए, तो आपका मोराल कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही डाउन हो गया। देन उसके बाद आपको सिलॉक्स इनइक्वालिटी आते भी होंगे ना मेरे दोस्त, तो आप गलत करके आओगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझना। तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में वीकेंड वाले पजल आप अटेम्प्ट कर सकते हो, या तो सिटिंग अरेंजमेंट में जो सिर्फ इनसाइड देख रहे हैं, सिर्फ आउटसाइड देख रहे हैं, मतलब उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। या अगर हॉरिजेंटल्स में 4-5 लोग बैठे हैं और वो बिल्कुल ईजिएस्ट आपको दिख रहा है तो आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद एक पजल आता है बॉक्स पजल। बॉक्स पजल भी ईजी होता है, बट अगर उसमें सर्टेन नंबर्स दिए हों तो, जैसे अगर डिटेल दिया हो कि हाँ ये 6th फ्लोर पर बैठे हैं, ये 2nd फ्लोर पर बैठा है। बट अगर अनसर्टेन बॉक्स पजल हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा। पहली बात तो अपनी रीडिंग स्किल आपको डेवलप करनी है। अगर आप चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के, आपको जो पजल्स हैं वो एकदम सरसराहट से पढ़ना है कि जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो आपको मुश्किल से 30 सेकंड में आपको पूरा एक पैराग्राफ पजल का पढ़ लेना होता है। उतने में आपको समझ में आता है कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, और ये आपको तभी समझ में आता है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, ठीक है। तो आपको इसके बाद बॉक्स पजल आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर सर्टेन वाला है तो। देन उसके बाद आप मंथ वाला कर सकते हो, ईयर वाला कर सकते हो, बहुत टाइप्स के पजल होते हैं। उन सारे टाइप्स को जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप पहले ये क्लैरिफाई कर लीजिएगा कि किन पजल्स को मैं बहुत चुटकियों में लगा लेता हूँ और किन पजल्स में स्टक होता हूँ। ये चीज़ आप समझ लेंगे। 7-8 मिनट में आपने ये सॉल्व कर लिया मिसलेनियस टॉपिक्स, और बाकी 12 मिनट में आप 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे पजल्स के, तो आप 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट कर लेंगे आराम से। और ये स्ट्रेटजी मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी कि स्टार्ट आपको पजल से नहीं करना है अगर आप बिगनर्स हैं तो। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं हर चीज़ अपने पे लेके चलता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आए। जब मुझे 3 या 4 मंथ्स हुए थे तो मुझे ये चीज़ किसी ने बताया नहीं था। ये सारी चीज़ें मैंने खुद से एक स्ट्रैटेजी बनाई थी और मैं स्टार्ट में यही किया था। तो स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही करता था
और मेरे रीजनिंग में अप्रॉक्स 32, 33 या 35 ऐसे अटैम्प्ट होते थे। देन उसके बाद जब मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई और मेरे 2-3 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर हो गए, देन उसके बाद मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं स्टार्ट किससे करूँ, क्योंकि जब आप किसी भी सेक्टर में विद्वान हो गए, यानी जब आपने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली कि आपके लिए मैटर नहीं करता है कि एग्जामिनर आपको क्या देने वाला है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मुझे बाद में फ़र्क नहीं पड़ने लगा, बाद में मैं पजल से स्टार्ट करने लगा। तो अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट जो मुझे देख रहा है जिसका प्रीलिम्स 2-4 बार निकल चुका है, तो वो पजल से शुरू कर सकते हैं। बट अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जिनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है और अभी आप बिल्कुल स्टार्ट करो, तो आप पजल से मत शुरू कीजिएगा। मेरी एडवाइस मान के एक बार फॉलो करिएगा। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप 30+ या 35 आउट ऑफ 35 रीजनिंग में अटेम्प्ट आराम से कर लेंगे। और जाते जाते मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि अभी आप जब ये मॉक टेस्ट दे रहे होंगे ना, मॉक टेस्ट में, तो मॉक टेस्ट में इस रूल को फॉलो करिएगा। और इस रूल को फॉलो करके अगर आपको बेनिफिट होता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर आपका वीडियो देखने के बाद मैंने ये चीज़ फॉलो किया और मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। क्योंकि जब आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी वो आपके लिए कारगर है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपने ये चीज़ अपनाया और आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिला। देन उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि अभी मॉक टेस्ट में जब आप स्टार्टिंग में ही मान लो मिसलेनियस अटेम्प्ट कर लिए, देन उसके बाद जब आप पजल्स सॉल्व करने जा रहे हो तो हो सकता है कि आप किसी पजल पर स्टक हो जाओ 2 मिनट 3 मिनट। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी पजल में सपोज करो कि आपने 2-2.5 मिनट दिया और अब आपको कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है, पजल बैठाने का कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है, आपको कोई भी डिटेल नहीं मिल रहा है, तो अपने मन को ये सिग्नल देना कि मेरे दोस्त अब इस पजल को छोड़ो, ये अभी नहीं बैठेगा। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार जब हम पजल सॉल्व करने बैठते हैं तो सपोज करो लिखा रहता है कि ए सिट्स लेफ्ट टू द बी, बट हम उसको पढ़ लेते हैं कि ए सिट्स राइट टू द बी, यानी ए जो है वो बी के राइट में बैठा है जबकि लिखा लेफ्ट है। और होता क्या है कि उस पजल में हमारा दिमाग बार बार उस लाइन को पढ़ता है, वहाँ लिखा लेफ्ट है बट हम पढ़ते हैं राइट, क्योंकि हमारे दिमाग ने राइट को ही सेट कर लिया है और उस पर हम 5-7 मिनट अपना वेस्ट कर देते हैं और वो पजल सॉल्व नहीं होता है। तो मेरे दोस्त ये बात मान के चलो कि अभी जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो और आपको लगे कि आप 2-3 मिनट आपका इस पर इन्वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है और आपसे कोई क्लू नहीं मिल रहा है सॉल्व करने का, तो वहाँ से तुरंत बाहर निकलिएगा। क्योंकि वो आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर ने दिया है और आपका पूरा पेपर ख़राब करने के लिए आपको दिया है। वहाँ से अगर आप बाहर निकल गए और उसी पजल को जब आप लास्ट में दोबारा जाएंगे ना अटेम्प्ट करने, तो वही पजल आपका 1.5 मिनट में बैठ जाएगा। ये चीज़ आप फॉलो करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। और बात मॉक टेस्ट की आई है तो बहुत सारे लोग मुझसे बेस्ट मॉक टेस्ट पूछते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि बेस्ट मॉक टेस्ट कौन सा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। आपको मॉक टेस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, उस वीडियो को देखिएगा और आप बेस्ट मॉक टेस्ट जाकर परचेज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 लाना है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए शुरुआत में पढ़ाई करने के लिए, देन आपको कैसे एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट में आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो अब अलविदा लेता हूँ, आपसे जल्दी ही मिलूँगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।